अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह जनाब। आज घर में अफ्तारी है रफ़ीक साहब के घर वालों की, और ये हम बाज़ार से अपनी मोटरसाइकिल पर डायरेक्ट लैंड करेंगे अपने घर के सहन में। असल में बाज़ारों में इतना रश है कि गाड़ी ले जाने की बिल्कुल जगह ही नहीं है, और अगर आप ले भी जाएं किसी तरह तो पार्क करने की जगह नहीं मिलती। इस सूरत हाल में सबसे आसान चीज़ बाइक रहता है, जिस पर आप आराम से हर जगह चले जाते हैं और हर दुकान के सामने रुक कर आराम से चीज़ें उठा लेते हैं। ये जितने शॉपर्स आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये कुछ हमारे उम्र की चीज़ें हैं, इनमें कुछ आज के पकाने की चीज़ें हैं, और बस अब भी हम वापस मुड़े हैं। और ये देखें साथ ही तैयारी जो है वो शुरू हुई हुई है, क्योंकि माशाल्लाह हम सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब तो कोई 22-25 लोग बन ही जाते हैं। कुछ बच्चियों की शादियाँ हो गई, कुछ लोग आगे पीछे हो गए, तो बस अब कुनबा ज़रा सा मुख्तसर हो गया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 लोग हम इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये फ्रूट कट रहा है, या फ्रूट सैलड बनाने के लिए। और मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताती हूँ कि हम फ्रूट सैलड कैसे बनाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। मैं अभी इसके बाद आपको दिखाऊंगी कि फ्रूट सैलड्स में बहुत आसानी के साथ जूसी फ्रूट सैलड कैसे बनता है। ये इमली की चटनी है, इफ़्तार पर हो और उसके साथ चना चाट ना हो ये तो मुमकिन हो नहीं सकता, क्योंकि छोटे बड़े सारे ही चना चाट शौक़ से खाते हैं, तो इमली इसीलिए भिगोई गई है। और आज का मेन्यू जो है ज़रा डिफरेंट सा है। आज के मेन्यू में हम बना रहे हैं जनाब अंडों, आलू और अंडे का सालन। और ये आप उसकी ग्रेवी देख रहे हैं जो तैयार हो चुकी है। चने बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। चाट का चना इतना बॉयल होना चाहिए कि अंगूठे के बीच में हलवा हो जाए बिल्कुल, तब इसका टेस्ट अच्छा होता है। यखनी तैयार है और अंडे बॉयल हो चुके हैं। तो ये सारा आप समझे कि जो बेसिक काम था वो हो चुका है। अब इसकी थोड़ी सी बस वो जो फिनिशिंग होती है वो रहती है। तो जनाब टाइम भी ज़रा चेक कर लें, 3:45 हो गए, और तकरीबन 6 बजे तक रोज़ा खुल जाएगा। और अभी ये सब चीज़ें अपने इब्तदाई हालात में चल रही हैं, लेकिन खैर दौड़ भाग करेंगे तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। ये जनाब ये कंपनी मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में अब है कि नहीं है, मोलिनेक्स का इसका नाम था। और ये जो आप देख रहे हैं ये जूस एक्सट्रैक्टर जो है, इसमें से ये जनाब मेरी शादी पर मुझे मेरे छोटे मामू ने फूड फैक्ट्री के नाम से एक चीज़ गिफ्ट की थी, जिसमें ये हिस्सा था। अब ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसी मशीन पर मुख्तलिफ़ चीज़ें लग जाती हैं, इसकी एसेसरीज़ लग जाती हैं, और ये मुख्तलिफ़ काम करती है। ये मशीन कीमा भी निकालती थी, ये मशीन जूस भी बनाती थी। कीमे वाला पोर्शन तो इसका ख़राब हो गया, लेकिन आप देखें इसकी ये जनाब हो गए हैं इसको मेरे पास आए हुए यूज़ में तकरीबन 34 ईयर्स। जी 34 ईयर्स पुरानी है ये मशीन। ये मेरे जहेज़ के सामान में से है। और आप इसकी वर्किंग देखें, थोड़ी सी मैली शैली हो गई है, प्लास्टिक है तो कलर इसका जो है वो चेंज हो गया। मैली नहीं है एक्चुअली, इसका कलर येलो हो गया थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन ये काम इसका फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और एक मरतबा भी इन 34 सालों में इस मशीन को, इस जूस एक्सट्रैक्टर को मैंने कभी बाज़ार नहीं भेजा, ये कभी ख़राब ही नहीं हुआ। ये मोलिनेक्स कंपनी वाले अगर सुन रहे हुए तो वो कोई ना कोई प्रमोशन शायद मुझे दे ही दें। देखें जनाब, सारा रस हमने निकाल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डोंगे भर के रस का क्या होगा, तो चले आए अगले स्टेप में आपको बताते हैं कि इस डोंगे भर के रस का क्या होगा। ये मशीन वैसे सबसे बेहतरीन जो है वो सिर्फ माल्टे का जूस निकालती है, उसके अलावा ये और किसी चीज़ का ऐसा जूस नहीं निकाल सकती। तो बहरहाल मैंने भी इसको बड़ी केयर से रखा हुआ है, संभाल के साफ़ सूफ करके। चीज़ों की लाइफ तभी बढ़ती है जब आप उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उन्हें गीला गंदा मैला छोड़ दें और ऐसे ही उठा के रख दें तो वो अक्सर शॉर्ट हो जाती हैं, और इसी वजह से ज़्यादा मशीनें जो हैं वो जलती और ख़राब होती हैं। हमारे टाइम की जो ख़वातीन थी ना, यानी हम जो 90s के लोग हैं, हम ज़रा केयरिंग हैं थोड़े से। अपनी अम्मियों जितने तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आजकल की नस्ल के मुकाबले में मैं जब इनके काम देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम थोड़े से ज़्यादा केयरिंग थे, इसीलिए हमने 34 साल तक अपने जहेज़ की इस मशीन को चला लिया हुआ है। एक तो अब चीज़ें ड्यूरेबल नहीं हैं, और एक आने वाले लोग भी इतने केयरिंग रहे नहीं हैं। बहरहाल चलें छोड़ें इसको। ये देखिए जनाब, आलू के पकोड़े बनने जा रहे हैं, और इसमें जो है वो कल अभी मैंने आपको बताया था ये रेड चिली फ्लेक्स। और ये दोबारा इसलिए दोहरा रही हूँ कि कोई किसी वीडियो को देखता है, कोई किसी वीडियो को देखता है, तो बहरहाल आप इसको स्किप ना करें। देखें आज हमने इसमें एक नई चीज़ डालनी है, और ये नई चीज़ है जनाब, ये है अजवाइन। थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन अगर आप आलू के पकौड़ों में डालें, या अगर आप गोभी के पकौड़े बनाएं और उसमें डालें, या बैंगन के पकौड़ों में, तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो कड़वाहट करती है। बस एक चुटकी जो है सिर्फ इसको बेसन में शामिल होना चाहिए। ये मैं आलू के पकौड़ों का मसाला जो है वो तैयार कर रही हूँ, और प्याज के पकौड़ों के लिए हमने अलग से बेसन बनाया है, क्योंकि प्याज के पकौड़ों में अजवाइन अच्छी नहीं लगती। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं
जो खाने को जायका देती हैं और लज़्ज़त देती हैं, और टिप्स के साथ ही जो है वो आम चीज़ ख़ास हो जाती है। तो अगर आप सीखना चाहें किसी से कुछ, इसीलिए उस्तादों के पास इतना वक्त लगाया जाता है, क्योंकि उस्ताद एकदम टिप नहीं देते, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और टिप आ जाए तो आप समझें कि आपको काम आ गया हुआ है। तो ये आलू का जो मैटर है ये हमने अलग से बनाया है, इसको प्याज वाले पकौड़ों के साथ हमने मिक्स नहीं करना है। और आलू भी आपको पता है इसमें इसको थोड़ा थोड़ा करके अगर आप हटे, अगर आपके पास एग बीटर है तो 2 दफ़ा इसमें चला लें, ये शानदार किस्म का जो है वो बीट हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। और ये एक टिप है कि बेसन जब आप फेंट चुके ना तो इसकी एक बूंदी सी पानी के बाउल में डाल के देखें, अगर वो बूंदी डूब जाए तो इसका मतलब है कि अभी इसको और फेंटने की ज़रूरत है। अगर वो बूंदी पानी में तैरने लगे तो इसका मतलब होता है कि बेसन बहुत अच्छा फेंटा गया, और अब अगर आप पकौड़ा बनाएंगी तो क्रिस्पी भी बनेगा और फूलेगा भी। और जनाब चलते हैं चाट की तरफ, फ्रूट चाट की तरफ, कि उसमें उसको मैं कैसे बनाती हूँ फ्रूट चाट। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, क्रीमी फ्रूट चाट भी देखा होगा, और आपने रशियन सैलड भी देखा होगा, बहुत सारी फ्रूट चाट्स। चले आज हम ऑरेंज जूस के साथ जूसी फ्रूट चाट बनाते हैं। ऑरेंज जूस आपको मैंने दिखाया था, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब इसके अंदर जो चीज़ें डलेंगी उन्हें देख लें, बहुत सिंपल सी सादी सी चीज़ें हैं। इसमें ये हम चीनी डाल रहे हैं जनाब, चीनी डलेगी, और वो असल में चमचों वाला तकल्लुफ़ मुझसे नहीं होता, हमें शुरू से अंदाज़े से काम करने की आदत है। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में 99% ख़वातीन अंदाज़े से ही डालती हैं, ये चमचों वाला तकल्लुफ़ तो बस यूट्यूब के लिए होता है। ये इसमें जो मैंने अब डाला है ना, ये काला नमक है। काले नमक से एक मखसूस खुशबू और जायका क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो चाट किस्म की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हो जाती हैं। और ये जनाब अभी डाला है मैंने इसके अंदर, ये आप देख रहे हैं चाट मसाला। अगर आप चाहें तो शान वालों का फ्रूट चाट मसाला डालें, और वरना आप ये आम जो चाट मसाला होता है इसी को डाल लेंगी तो भी ये बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट देता है। इसके अंदर चाट मसाला, और चाट मसाले के साथ थोड़ा सा नमक जो है वो भी इसमें डलेगा। तो अब आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। ये जो जूस निकाला था हमने, इसके अंदर हमने चीनी डाली है, इसके अंदर हमने काला नमक डाला है, इसमें हमने चाट मसाला, नेशनल वालों का फ्रूट चाट मसाला, नेशनल वालों का चाट मसाला सबसे बेहतरीन होता है। और ये जो मैं डाल रही हूँ ये आपको दिखा भी रही हूँ, देखें नेशनल वालों का चाट मसाला है ये, और इसकी खुशबू और इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। और अगर आप बहुत स्पाइसी नहीं पसंद करते तो फिर आप शान वालों का फ्रूट चाट मसाला, उनका अलहदा आता है, वो नेशनल वालों का नहीं होता, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी मामूली सी बिल्कुल लाल मिर्च भी डलेगी, ताकि ये थोड़ी सी और स्पाइसी हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें अभी आप देखें, ये मैं चाट मसाला ही डाल रही हूँ, क्वांटिटी आप देख लें, मैंने 2 चम्मच डाले हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरह जो है वो हम इसको बीट कर लेंगे, और जब ये सारा मिक्स हो जाएगा, चीनी घुल जाएगी, तो फिर ये हम फ्रूट चाट में मिला देंगे। तो फ्रूट चाट जो है वो बड़ा जूसी सा बनेगा। और फ्रूट असल में ऐसे फ्रूट खाया नहीं जाता, रोज़े में तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, और सेब तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। इस तरह करके जो है वो सेब भी खा लिए जाते हैं, और अमरूद भी, और केले भी, और फ्रूट्स जो है वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। चलें, फ्रूट चाट तैयार हो गया आपका, बनाइएगा ज़रूर। और खुदारा मुझे कमेंट्स तो कर दिया करें, करके बताया करें कि आपको कैसा लगा जो आपने बनाया, तो आपको ये नया अगर है तो आपने इसको कैसा पाया। कमेंट्स करेंगे आप तो मुझे पता चलेगा ना कि आपने चैनल को देखा है और आपने ये कोई काम जो है किया है। ये बताइए कि क्या आप भी सारी चीज़ें फैली बिखरी छोड़ देते हैं, या आपको भी आदत है कि आप साथ साथ चीज़ें संभालते रखते रहते हैं। ये बहुत आसानी होती है अगर आप काम करते हुए ये आदत बनाएं कि जिस चीज़ को जहाँ से उठाएं उसको साथ साथ वहाँ रखें, तो काम बिल्कुल सिमट जाता है। मैं अब सोचती हूँ हमारी अम्मियों ने किसी यूनिवर्सिटी से दाखिला नहीं लिया था, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली थी, लेकिन घर बैठकर वो इतनी सुगड़ और सियानी थी कि वो हमें कहा करती थी कि तुम जब काम करके ख़त्म करो तो नज़र नहीं आना चाहिए कि तुमने कोई काम किया है। यानी जिस जगह काम करो वहाँ इतनी सफाई हो कि पता ही नहीं चले कि इस जगह को यूज़ किया गया है और यहाँ कोई काम किया गया है। तो अब वो बातें जो आपको आपकी अम्मी सिखाती है ना, वो आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, और ना ही हम किसी को ऐसी जगह देते हैं कि कोई अगर हमें सिखाए तो हम उसकी बात सीख लें।
तो अम्मियों को ये ट्रेनिंग थोड़ी सी लेनी चाहिए कि बच्चियों को शुरू से इस बात पे स्ट्रिक्ट रखें कि वो सफाई का ख्याल रखें। किचन अगर फैला और बिखरा हुआ हो, खाना आप जितना मर्ज़ी मज़ेदार बना लें, आपके नंबर कभी भी पूरे नहीं हो सकते। ये भी टिप है, इसको याद रखिएगा। ये जनाब दस्तरखान लग गया है। पकोड़े स्किप हो गए हैं क्योंकि वो मैंने नहीं बनाए, मेरी देवरानियाँ आ गई थी दोनों, और उन्हें मैंने बोला चलो मैं अब थक गई हूँ, अब ये काम तुम करो, तो वो खड़ी हो गई और उन्होंने इरम ने, छोटी इरम, बड़ी इरम और जो मेरी देवरानी है शाजिया, इन सारों ने मिलके पकोड़े बना लिए। ये देखें हमने दस्तरखान लगा दिया। ये हमारे घर के सहन में अल्हम्दुलिल्लाह 4 जगह हम लोगों ने सेट्स लगाए हैं कि चलें सब आराम से बैठकर जो है वो खा लेंगे। ये ग्रीनरी हो रही है बड़ी बारिश की वजह से, और ये दस्तरखान की सेटिंग, और सब लोग बैठे हैं, बस अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये देख रहे हैं आप, मैं ज़रा ऑर्डर्स जारी कर रही हूँ कि जग वहाँ रख लें और प्लेटें वहाँ रख लें, और ये चीज़ें जो है इनको इस तरह मैनेज कर लें, एडजस्ट कर लें। असल में रोज़ा एकदम सायरन बच जाता है और आप जितनी मर्ज़ी जल्दी कर लें, कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है हमने वक्त से पहले सब कुछ मैनेज कर लिया है। तो ये जी हमारा दस्तरखान, और ये मेरे सारे ससुराल वाले, रफ़ीक साहब के घर वाले, जेठ जेठानियाँ, और उसके साथ हमारी बच्चे और बड़े सब। इफ्तार तो एक बहाना होता है, असल में सबके साथ मिल बैठ कर खाना बज़ाते ख़ुद एक बड़ी खुशी लाता है। और हमारे यहाँ खाने के फ़ौरन, इफ्तार के फ़ौरन बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आएँ तो खाना फ़ौरन लग जाता है। मुझे पुलाव बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ज़रा सी देर हो गई, लेकिन खाना जो है वो बस लगा साथ साथ ही। और अब आप देख रहे हैं ये अंडे आलू बने थे, काटे जा रहे हैं ताकि बच्चे इस पे लड़ाई ना करें और ये आराम से हर किसी को उसके हिस्से का पीस मिल जाए। ये हमारे यहाँ बच्चों की बड़ी फेवरेट डिश है अंडे आलू, और बड़े शौक़ से खाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों ने भी रोज़ा रखा हुआ था और मैंने सोचा चलो शौक़ से खाना खाएंगे तो पेट भर के रोटी तो खा ही लेंगे। ये पुलाव मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। बीफ पुलाव, जब भी हमारे घर कोई काम यानी खाना हो रहा होता है तो बस 2 चीज़ों की फरमाइश आती है। एक तो मेरी देवरानियों को दम वाला कीमा बड़ा पसंद है और उनकी फरमाइश होती है कि भाभी दम वाला कीमा बना दें, और या फिर पुलाव की फरमाइश आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये पुलाव जो है वो बन गया हुआ है। जी बस खाना लग चुका है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह सब बच्चे बड़े दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। असल में हर शख्स अपने घर में अपनी अपनी मर्ज़ी पसंद की चीज़ रोज़ ही बना कर खा रहा होता है, लेकिन एक दस्तरखान पर इकट्ठे एक पूरे ख़ानदान का बैठना, ये बड़ों के लिए दिल की खुशी होती है और बच्चों के लिए तरबियत होती है। जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, गपशप, कोई पुरानी बात अगर किसी के दिल में रहती भी हो तो वो इस तरह इकट्ठे होने से, गैदरिंग्स में से दिलों से निकल जाती है, माहौल खुशगवार हो जाता है और बच्चों को ये तरबियत मिलती है साथ रहने की, इकट्ठे होने की। और ये तरबियत ससुरालों में बहुत ज़रूरी होती है कि आपके बच्चों को ये बात पता हो कि उन्होंने दरगुज़र करना है और जगह देनी है, जगह रखनी है, बड़ों को बड़ों की जगह रखना है, छोटों को छोटों की जगह रखना है। जी खाने के बाद बस एक और बड़ा काम जो दस्तरखान संभालने के बाद होता है वो आपको पता ही है कि ख़वातीन की ड्यूटी यानी फिर ढेर बर्तन धोना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी मिल के खड़ी हो जाती हैं, राबिया भी और उसके साथ ये सब ख़वातीन घर वाली और मिल के बच्चियाँ और ये सब मिल के बर्तन वगैरह धो के संभाल लेती हैं। मेरी ड्यूटी बस सिर्फ खाना ही पकाना होती है। बहुत सारा काम था लेकिन ये सारी मिल के लगी हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सब मुकम्मल हो गया। और मुझे भी परेशानी इसीलिए नहीं होती क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने काम अकेले नहीं करना बल्कि ये सब मिलकर मेरे साथ कर लेंगी। फिर आखिरी मरहला था, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े मैंने सबके उनके भी लाए हुए थे, सबको दिए और ये बस लास्ट सेगमेंट था इसलिए मुझे इसको भी यहाँ वीडियो में डालना था। ख़वातीन पूछती अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको पसंद आए, अल्लाह ताला हमारी साथ सलामत रखे। बस मदनीज़ ये आप देखें कि तबलीग सिर्फ़ तफसीर की क्लासेस में नहीं होती बल्कि ये दस्तरखान पर इफ्तारी में भी हो जाती है। और बच्चे इतना कुछ हमारे कहने से नहीं सीखते जितना कुछ के हमारे करने से सीखते हैं। एक मुश्किल दिन था, बाज़ार भी था और किचन का काम भी था, थकन थी और बस अल्लाह का शुक्र है कि उसने सब तरफ से निभा लिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।